वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपैट मेंटर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेजर इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। वीडियो को देखने से पहले इसका एक मेजर कंसर्न है इस वीडियो के रिगार्डिंग। इस वीडियो में अभी तक यदि आप बिना ईयरफोन के देखते थे तो प्लीज़ इसमें ईयरफोन लगा लीजिएगा, क्योंकि साउंड क्वालिटी काफ़ी कम है। मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैंने मोबाइल फ़ोन में अपना जो माइक है उसे इंसर्ट नहीं किया था। मैंने अपने कॉलर पे ज़रूर लगा रखा था, लेकिन माइक इंसर्ट नहीं किया था, जिसके कारण से नॉर्मल मोबाइल स्पीकर से ही रिकॉर्डिंग हुई है। तो इसमें आपको वॉइस काफ़ी कमज़ोर मिलेगी, तो मैं ध्यान रखूँगा आगे से ऐसा ना हो। और चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। मेजर इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, तो जैसे ये नाम है वैसे ही हमारे पास फ्लूइड्स भी होंगे इनके, जिनका नाम है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड यूजुअली साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है, जबकि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से एक बॉडी कैविटीज में रहने वाला, दूसरा प्लाज्मा या लिम्फ को कहते हैं। ये दो प्रकार के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं। चलिए तो इन्हें देखते हैं कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है हमारा, जो कि साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड भी होता है, साइटोप्लाज्म में मतलब प्रेजेंट होता है, ये 45 to 50% ऑफ टोटल बॉडी वेट को डिफाइन करता है। और इसके अंदर आपको यूजुअली पोटेशियम और फॉस्फेट और मैग्नीशियम के आयंस मिल जाएंगे, जिसमें से जो मैंने सबसे पहले लिखा है पोटेशियम के आयंस, ये मैक्सिमम होते हैं। यदि लार्जेस्ट अमाउंट में पाए जाते हैं तो दिस इज मैक्स। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की यदि आप बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में दिस इज सील्ड विद इन द बॉडी कैविटीज, या फिर लिम्फ फ्लूइड कहते हैं इसे, लिम्फ फ्लूइड भी कहते हैं, लिम्फ या प्लाज्मा फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है कि इसमें Na+ मैक्स होता है, ये हमारा सोडियम का कैटायन है। इसके अलावा क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन एनायन और सल्फेट एनायन ये भी प्रेजेंट होते हैं हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। अब क्या होता है कि हम मेजर एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट को दो काम के लिए यूज करते हैं, या तो एक फिजियोलॉजिकल एसिड बेस के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, या फिर किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के रिप्लेसमेंट थेरेपी में। तो यदि हम इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में बात करें तो हम यूजुअली सोडियम और पोटेशियम की ही रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, NaCl। सोडियम क्लोराइड ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर है, और फिर हम टेस्ट इनहेंसर भी है, क्योंकि इसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। आपको पता है कि 0.9% NaCl जो हमारा है दैट इज आइसोटोनिक टू ब्लड, एंड इट ऑल्सो एड्स इन एक्सक्रीशन ऑफ आयोडाइड एंड ब्रोमाइड पॉइजनिंग। यदि आपको आयोडाइड या ब्रोमाइड पॉइजनिंग है तो उसमें यदि एक्सक्रीशन वगैरह होना है तो उसमें काफी एड देता है हमें हमारा NaCl। उसके बाद हम बात करेंगे पोटेशियम क्लोराइड की, जो हमारा सेकेंड कंपाउंड है, जिसका 1.19% सॉल्यूशन आइसोओस्मोटिक है। प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ मैंने आइसोटोनिक कहा था और यहाँ मैंने आइसोओस्मोटिक कहा है, काफी अंतर है। गूगल जरूर करिएगा ये दोनों के मतलब, और आपका आज का होमवर्क इसको समझ लीजिए कहने के लिए वैसे तो, कि इन दोनों के डिफरेंसेस जो है वो आप जरूर नोट डाउन कर लें अपने कॉपीज के अंदर, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइसोओस्मोटिक एंड आइसोटोनिक। अब ये सेरम से हमारा जो है, सेरम से आइसोओस्मोटिक होता है, ये ट्रीटमेंट में यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजिटालिस पॉइजनिंग, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकोलेमिया, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस एज एडजंक्ट की फॉर्म में इसे यूज करते हैं। तो ये हमारा रिप्लेसमेंट थेरेपी में, और जो जो इसमें कंपाउंड्स यूज होते हैं उनके इंपॉर्टेंट अदर यूजेस भी मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद अपन बात करेंगे फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस में। तो एसिड बेस का बैलेंस क्यों जरूरी है? ताकि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह हो रही हैं वो एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में होती हैं, तो ये पीएच रेंज मेंटेन रहना चाहिए। ये जो हमारा पीएच रेंज है उसको 7.38 से लेके 7.42 कहते हैं। मैक्सिमम बॉडी के ऑलमोस्ट जितने रिएक्शंस है मेटाबॉलिक वो सारे के सारे इसी पीएच रेंज में होते हैं। तो ये पीएच रेंज का चेंज होने का चेंज होता है, किसी कारण से चेंज होता है, तो ये जो चेंज है ये हमारी बॉडी में 4 तरीके के डिसऑर्डर ला सकता है। पहला है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, R से रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस, M से मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और फिर मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। नाम के हिसाब से आप समझ रहे होंगे, एसिडोसिस इंक्रीज ऑफ एसिड इन बॉडी, अल्कालोसिस इंक्रीज ऑफ अल्कालाइन नेचर इन बॉडी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस फिर एसिड का इंक्रीज, और फिर अल्कालोसिस फिर हमारा अल्कालाइन नेचर का इंक्रीज हमारे बॉडी के अंदर। अब ये होता क्यों है? Why this happens? तो रिस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है बिकॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ CO2। अब CO2 का रिटेंशन हो जाता है तो हमारा जो pH है 7.38 इससे डिक्रीज होने लगता है। इसका मतलब pH बढ़ने लगता है, किधर की तरफ? एसिडिक नेचर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके कारण हमें रिस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। फिर हम रिस्पिरेटरी अल्कालोसिस की बात करते हैं तो इसमें एक्सेस एक्सक्रीशन ऑफ CO2 हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो 7.42 वाला जो हमारा इधर वाला जो हमारा जो सेकंड लिमिट है उससे भी पीएच बढ़ने लगता है, किधर की तरफ? लेकिन बेसिसिटी की तरफ, बेसिक की तरफ बढ़ने लगता है। तो 7.42 से हमारा इंक्रीज होने लगता है या फिर 7.38 से डिक्रीज होने लगता है। तो हमें एसिडोसिस या अल्कालोसिस के
चांसेस बढ़ने लगते हैं, मतलब हमें रिस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कालोसिस हो सकता है। फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होता है? तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस लॉस ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टर, यदि प्रोटॉन एक्सेप्टर ही नहीं होगा तो हमारे जो ओपन जो फ्री एसिड्स हैं उनका लोड बढ़ते रहेगा, एसिड लोड बढ़ेगा तो जिसके कारण एसिडोसिस हो जाएगा। अल्कालोसिस में रिटेंशन ऑफ एक्सेस बाइकार्बोनेट यदि हो जाता है तो हमें अल्कालोसिस के चांसेस रहते हैं। अब ये इस चीज को, ये जो चार हमारे प्रॉब्लम्स हैं 1 2 3 4, इनको सही करने के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास 7 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले यूज करते हैं सोडियम एसिटेट को। सोडियम एसिटेट क्या होता है कि इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस को हम ट्रीट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH3COONA। सेम वे पोटेशियम एसिटेट का फॉर्मूला होगा CH3COK। ये और क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड में भी यूज होता है और एज एन अल्कनाइजिंग एजेंट की फॉर्म में भी यूज करते हैं। पोटेशियम एसिटेट को अपन अल्कलाइजर की फॉर्म में यूज करते हैं, डायूरेटिक की फॉर्म में यूज करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में यूज करते हैं एंड ऑल्सो यूज्ड इन पोटेशियम डेफिशिएंसी। यदि पोटेशियम डेफिशिएंसी है तो होपफुली आपको पोटेशियम एसिटेट का फ्लूइड वगैरह चढ़ाया जा सकता है। और फिर अपन बात कर रहे हैं पोटेशियम सिट्रेट की, तो पोटेशियम सिट्रेट का फॉर्मूला होता है C6H5K3O7। ये स्लाइट लैक्सेटिव एक्शन प्रोड्यूस करता है, ऑस्मोटिक होता है, डायूरेटिक होता है, एक्सपेक्टोरेंट एक्शन प्रोड्यूस करता है और डाइफोरेटिक एक्शन भी प्रोड्यूस करता है। ये क्या होता है कि सिस्टमेटिकली अल्कलाइजिंग एजेंट भी इसको कहते हैं। तो ये अल्कलाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, हमारे रिस्पिरेटरी एसिडोसिस को ट्रीट करेगा, अल्कलाइज करेगा उन्हें। अब सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन है, इसे CH3NaO3 कहते हैं, CHNaO3 कहते हैं। ओरल एंड पेरेंटल फॉर्म में इसे दिया जाता है। ये ट्रीटमेंट में यूज होता है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट में यूज होता है जिसका नाम है सिस्टमिक एसिडोसिस। और किसके कारण ये कॉज हुआ है? मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग के कारण यदि आपको सिस्टमिक एसिडोसिस कॉज होता है तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन को देते हैं। इसको आप ड्रग ऑफ चॉइस भी मान सकते हैं एक सेकंड के लिए मैं मजाक कर रहा था। तो सोडियम सिट्रेट अपना नेक्स्ट कंपाउंड आता है। अब ये क्या करता है, डायूरेटिक इफेक्ट दिखाता है और एंटीकोगुलेंट इफेक्ट भी है सोडियम सिट्रेट के अंदर। इसके अलावा क्रोनिक एसिडोसिस में यूज करते हैं तो ये क्या करता है, बाइकार्बोनेट्स आयन को रीस्टोर करता है और हमारा एसिडोसिस से उसको वापस नॉर्मल लेवल पे लेके आता है। इसके बाद अपन बात करेंगे सोडियम लैक्टेट की, जो कि फिर से ये लगभग सारे के सारे ही इलेक्ट्रोलाइट रेप्लेंसर है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्रीट करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और हमने अमोनियम क्लोराइड पहले भी पढ़ा होगा, ये हमारा लास्ट कंपाउंड है। अमोनियम क्लोराइड क्या करता है, एड करता है एक्सक्रीशन ऑफ बेसिक ड्रग। जल्दी अगर तुम्हें कोई बेसिक ड्रग पता है अभी तो तुरंत कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि व्हाट इज बेसिक ड्रग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको एम्फेटामिन इज अ बेसिक ड्रग। अब ये क्या है कि ये अमोनियम क्लोराइड डायूरेटिक एक्शन भी प्रोड्यूस करता है, एक्सपेक्टोरेंट एक्शन भी प्रोड्यूस करता है। तो डायूरेटिक एक्शन से मैं आपको याद दिलाऊं कि होपफुली अगर आपने इससे पहले वाला मेरा वीडियो देखा है तो मैंने उसके अंदर बताया था कि मर्क्यूरियल डायूरेटिक्स होते हैं। मर्क्यूरियल डायूरेटिक्स को एड देता है अमोनियम क्लोराइड जब हम उसको डायूरेटिक एक्शन प्रोड्यूस करता है। मतलब मर्क्यूरियल कंपाउंड्स का यदि हम यूज कर रहे हैं डायूरेटिक एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, तो यदि हमने अमोनियम क्लोराइड दे दिया तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। तो यदि हम ज्यादा मर्क्यूरियल कंपाउंड को यूज करते हैं तो इसके कारण क्या होता है कि हाइपोकोलोरेमिक एसिड अल्कालोसिस हो सकता है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए कभी कभी हमें अमोनियम क्लोराइड देना पड़ता है। हाइपोक्लोरेमिक अल्कालोसिस हैपेंस ड्यू टू यूज ऑफ मर्क्यूरियल कंपाउंड्स। तो इस तरीके से आपका जो मेजर इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। मुझे पता है इस वीडियो में वॉइस काफ़ी कम थी, मैं आगे से ध्यान रखने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।